6 पढ़ेंगे हम लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो नाम से इसमें आता है सुन दो, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान से सुनिएगा सुन। इलेक्ट्रोमैग्नेट 18वीं शताब्दी में इलेक्ट्रिक और मैग्नेट अलग अलग था, परंतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक और मैग्नेट दोनों को रिलेटेड किया गया है, जोड़ा गया, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेट दोनों मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ध्यान रखिएगा, यानी वैद्युत और चुंबक दोनों में रिलेशन इसमें किया गया है। तो आप जानते हैं आर्मस्ट्रांग ने बतलाया था कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो फैराडे ने सोचा, माइकल फैराडे ने सोचा कि जब धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय क्षेत्र से भी धारा की उत्पत्ति होनी चाहिए। समझ रहे बात को? यानी आर्मस्ट्रांग ने बतलाया कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो माइकल फैराडे ने सोचा कि जब धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी धारा की उत्पत्ति होनी चाहिए। अर्थात जब विद्युत के कारण चुंबक की उत्पत्ति होती है तो चुंबक के कारण भी विद्युत की क्या होनी चाहिए, उत्पत्ति होनी चाहिए। इसी के आधार पर उन्होंने लंबे समय तक प्रयोग किया और एक कुंडली और चुंबक लेकर प्रयोग करता रहा। जब उन्होंने असंतुष्ट होकर धारामापी युक्त कुंडली में चुंबक को फेंका तो देखा कि धारामापी गैल्वेनोमीटर में अचानक विक्षेप हुआ। अचानक क्या हुआ? विक्षेप हुआ। कब? जब कुंडली में चुंबक को फेंका तो देखा कि क्या है, गैल्वेनोमीटर में, यानी कुंडली में लगे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होने लगा। इससे पता चला कि कुंडली में करंट का फ्लो हो रहा है, तो बिना सेल के करंट का फ्लो हो रहा है। इसके पहले भी हम लोग करंट सेल से निकालते थे। तो सेल से जो करंट आता है स्वयं, तो जो सेल से करंट आता है तो वो केमिकल द्वारा आता है, लेकिन इसमें जो करंट उत्पन्न हुआ विदाउट सेल का उत्पन्न किया गया। समझ रहे हैं सुन? यानी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। तो अब इस स्थिति में देखा गया सुन, कुंडली तथा चुंबक के बीच देखिएगा सुन, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है सुन, कि जब हम जानते हैं कि धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी धारा की उत्पत्ति होनी चाहिए। इसके लिए माइकल फैराडे ने कुंडली और चुंबक को लेकर बार बार प्रयोग किया तो देखा कि कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण, या सापेक्षिक कहिए, आपेक्षिक या सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ। यही घटना क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण को जानने के पहले हम आपको बतलाएंगे सुन चुंबकीय फ्लक्स। तो आप कहिएगा विद्युतीय फ्लक्स पढ़े हैं, तो आप विद्युतीय फ्लक्स पढ़े हैं स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर में। तो विद्युतीय फ्लक्स पढ़े होंगे किसी सतह से होकर गुजरने वाले, यानी विद्युतीय क्षेत्र में सतह के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। यहाँ क्या है कि सतह के लंबवत गुजरने वाले, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र में सतह के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं सुन? चुंबकीय फ्लक्स। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुन कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। ध्यान रखिएगा सुन, चुंबकीय फ्लक्स जिसे कहते हैं सुन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहेंगे सुन? मैग्नेटिक के फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या कहेंगे सुन? चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा सुन?
ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे क्या कहा जाएगा सुन, चुंबकीय फ्लक्स। अब क्या है सुन, तो कहिएगा चुंबकीय क्षेत्र में सतह के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं सुन, चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ लिख रहे हैं सुन, सतह के लंबवत क्या चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय ऐसे लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में सतह के लंबवत, सतह के लंबवत गुजरने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र में सतह के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। अब रहा सुन, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं सुन, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं, फाई से सूचित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं। अब देखना है सुन, अगर मान लीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो, ऐसे समरूप मैग्नेटिक फील्ड हो यहाँ, तो समरूप मैग्नेटिक फील्ड हो, चुंबकीय क्षेत्र हो बी, और इसमें कोई प्लेन हो, इसमें ऐसे देखिएगा, मान लीजिए कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी है और इस सतह का एरिया का डायरेक्शन भी ऐसे हो, तो इस स्थिति में क्या होगा सुन, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फाई बराबर क्या होता है सुन, बी ए। फाई भी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, और यहाँ क्या होगा सुन, बी और ए देखिएगा, इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस स्थिति में फाई बी ए रियल में होता है सुन, फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फाई बी बराबर क्या होगा सुन, यहाँ बी और ए सेम डायरेक्शन में है, तो फाई बी बराबर बी क्या है, कोस थीटा। तो ध्यान रखिएगा सुन कि फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फाई बी बराबर बी ए कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ, तो कोस थीटा ए और बी सेम डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और क्या है सर, बी सेम में हो तो थीटा इक्वल टू कितना होगा यहाँ, बी ए कोस 0 डी, कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो फाई बी बराबर क्या रहा सर, बी ए, ये क्या रहा है सर, मैग्नेटिक फ्लक्स रहा, चुंबकीय फ्लक्स रहा। अब को बतला रहे हैं सर कि हम चुंबकीय फ्लक्स में क्या बताना चाहते हैं, यहाँ देखिएगा सर, अगर मान लीजिए सर कोई सरफेस हो, सपोर्ट दैट, यहाँ मान लीजिए कि कोई सरफेस हो ऐसे, तो सरफेस ऐसे हो और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो, तो एक बात याद रखिएगा सुन कि क्या कहिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में सतह के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। अगर मान लीजिए कि कोई एरिया ऐसे हम निकालें, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, अगर इसका एरिया वेक्टर क्या हो सुन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे हो बाहर की, ये क्या सुन, मैग्नेटिक फील्ड हो बी, अगर दोनों के बीच का एंगल कितना हो सुन, थीटा हो, तो बी क्या है सुन, सतह का, ये क्या है, सतह का क्षेत्रफल है, और बी क्या है सुन, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस स्थिति में अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, एक समान हो,
तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा इसमें, फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ थीटा क्या है इसमें, तो फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आज चुंबकीय फ्लक्स को किसे लिखते हैं, फाई बी से, तो फाई बी बराबर क्या होगा, आप पढ़े होंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा। तो फाई बी बराबर क्या रहा, बी ए कॉस थीटा, ध्यान रखिए। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र में सतह के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स फाई बी से सूचित करते हैं। तो फाई बी बराबर क्या रहा इसमें, बी ए कॉस थीटा। ये कब रहा है इसमें, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो कहिएगा इसमें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी क्या इसमें एरिया वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाता हो, तो उस सतह से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। जहाँ थीटा चुंबकीय क्षेत्र बी तथा एरिया वेक्टर ए क्या है, एरिया वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र बी तथा एरिया वेक्टर ए के बीच का कोण है, समझ रहे सर। अब स्पेशल केसेस में आएंगे, यहाँ देखेंगे इसको कि आखिर स्पेशल केसेस क्या हो सकता है। थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो अब स्पेशल केसेस में जाएंगे, इसको उतार लीजिएगा चुंबकीय फ्लक्स में। अब आपको हम बतला रहे हैं इसमें कि अब स्पेशल केसेस में आ रहे हैं इसमें। स्पेशल केसेस देखिएगा इसमें 1 नंबर में कि जब चुंबकीय क्षेत्र बी, जब चुंबकीय क्षेत्र बी क्षेत्रफल सदिश ए के समांतर हो, ए के समांतर हो, तो अब देखना है इसमें कि जब क्या हो इसमें कि जब एरिया वेक्टर, जब चुंबकीय क्षेत्र बी तथा क्षेत्रफल सदिश ए के समानांतर हो, तो मान लीजिए क्या इसमें एरिया है, देख रहे हैं ना, एरिया है। तो अब अगर कोई एरिया हो इसमें, तो एरिया से जितना चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी उतना ही अधिक चुंबकीय फ्लक्स होगा। अगर मान लीजिए कि इसमें, तो यहाँ क्या इसमें जब चुंबकीय क्षेत्र बी क्षेत्रफल सदिश ए के समानांतर हो, ऐसे, ये क्या है इसमें, ये बी है, इस चुंबकीय क्षेत्र क्या इसमें बी है, ये बी है। अब बताइएगा इस एरिया का इस सतह से होकर गुजरने वाली क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस सतह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, आप जानते हैं कि अगर इस सतह हो तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, पर मान लीजिए सतह हो तो सतह का इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ क्या कहिएगा इसमें, एरिया वेक्टर जो ए है ये क्या है इसमें समानांतर, क्षेत्रफल के समानांतर हो, तो समानांतर हो तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फाई बी बराबर बी ए कोस 0 डिग्री, यानी फाई बी बराबर बी ए कोस 0 का मान क्या होता है 1। चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, सबसे अधिक गुजरेगा कब, जब एरिया वेक्टर, सतह का एरिया वेक्टर, दोस्तों कोई भी सतह हो उस सतह का एरिया वेक्टर निकालिएगा तो उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड,
यानी परपेंडिकुलर, उसके सतह के परपेंडिकुलर जो होता है, सतह के क्षेत्रफल है ऐसे मान लीजिए, एरिया है ऐसे, इसका परपेंडिकुलर जो होगा वही एरिया वेक्टर होता है। तो यहाँ फाइव ई बराबर क्या रहा, बी। कोई दिक्कत, जब चुंबकीय क्षेत्र बी क्षेत्रफल सदिश ए के समानांतर हो तो ऐसे फाइव ई बराबर क्या रहा, बी ए थीटा बराबर समानांतर हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री, फाइव ई बराबर बी ए cos 0 डिग्री, फाइव ई बराबर बी ए, यानी मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा। दूसरा कंडीशन आपको हम बदला रहे हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्रफल सदिश के लंबवत हो, 2 नंबर लिखेंगे इसको कि जब चुंबकीय क्षेत्र बी क्षेत्रफल सदिश के लंबवत हो तो क्या होगा, मान लीजिए कि कोई एरिया है, इस एरिया में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वही है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड भी एक समान है यहाँ। तो अब इस एरिया का क्या रहा है, एरिया वेक्टर क्या होगा ऊपर की ओर। तो यहाँ एंगल कितना बना है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना, समझ है ना इसमें। मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में एरिया मिला, तो यहाँ एंगल कितना बना है इसमें मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 90 डिग्री। तो अब बताइएगा लंबवत हो तो थीटा इजकल टू क्या रहा है, 90 डिग्री। तो थीटा इजकल टू 90 डिग्री, थीटा इजकल टू क्या रहा आपका 90 डिग्री। तो इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फाइव बी इजकल टू बी ए कोस 90 डिग्री, फाइव बी इजकल टू बी ए कोस 90 का मान क्या रहा है इसमें, 0। तो फाइव बी बराबर क्या रहा है इसमें, 0। ये क्या रहा है इसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स का मान रहा, यानी इससे होकर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या सुन नहीं गुजर रहा है, इससे होकर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं गुजर रहा है, यानी चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें कि क्या चुंबकीय क्षेत्र, आप देखिएगा कभी कभी दे देता है कि समतल के यहाँ क्या क्षेत्र के यानी तल के, तो तल से अगर होता है सुन ऐसे देखिएगा, तल के समानांतर है सुन, तल के समानांतर करेगा सुन मैग्नेटिक फील्ड। तो समानांतर का मतलब ही ना कि बी ए के बीच न बैठे, तल के समानांतर का मतलब ही नहीं कि बी ए के बीच 0 डिग्री, समानांतर का मतलब तल है तो तल के तो समानांतर है, लेकिन तल की एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो बी जो होता है वह क्या होता है सुन, एरिया वेक्टर के दिशा में जाता है। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है सुन कि तल के समानांतर, तो तल के समानांतर का मतलब ये नहीं कि बी या ए के बीच समानांतर, तो थीटा 0 डिग्री रखिएगा। जब तल के समानांतर का आएगा सुन, तो तल के समानांतर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उस स्थिति में बी और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि तल जो है वो क्या बी के समानांतर है, लेकिन उस तल का एरिया वेक्टर जो होता है वो बी के परपेंडिकुलर होता है। अतः फाइव ई इक्वल टू क्या रहा सर, 0। अब देखिए सुन, बार बार बच्चे भूल करते हैं कि जब भी प्लेन के समानांतर करें, मैग्नेटिक फील्ड किसी प्लेन के समानांतर है, एरिया प्लेन के समानांतर है, उस समय बी और ए के बीच का एंगल 0 डिग्री नहीं होता है, बल्कि कितना होता है सर, 90 डिग्री होता है। तो फाइव ई जो होता है सर, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो कितना रहा है सर, 0। जब चुंबक, अब देखिएगा इस चीज़ को ऐसे कहें कि जब सतह का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो, तो समानांतर का मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री नहीं, जब समानांतर है इसमें तल तो ही है, देख रहे हैं समानांतर ही है चुंबकीय, तल के तो समानांतर है, लेकिन तल के एरिया वेक्टर के साथ जो बी है वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स क्या लिखिएगा सर, 0 cos 90, 0। तीसरा कंडीशन होता है सर कि जब एरिया
क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश माने ए वेक्टर, ए का डायरेक्शन क्षेत्रफल सदिश के विपरीत हो, तो विपरीत हो तो क्या होगा सुन, विपरीत हो तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो फाइव बी बराबर क्या होगा सुन, बी ए कोस 180 डिग्री, यानी फाइव बी इज इक्वल टू बी ए कोस 180 का मान -1, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा सुन वो माइनस बी ए होता है। क्या होता है सुन, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है तो कोई कोस पर डिपेंड करता है, कोई कोस का मान पॉजिटिव, निगेटिव और क्या होता है, शून्य होता है। तो कहने का अर्थ रहा कि चुंबकीय फ्लक्स पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य होता है। तो अब रहा सुनिए चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड बातें रहा। अब देखिएगा सुन, चुंबकीय फ्लक्स का कोई एसआई मात्रक पूछे तो क्या कहिएगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक देखिएगा सुन, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है सुन वो क्या है आपका, यहाँ देखिए कि फाइव बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो बी का क्या होता है, टेस्ला एरिया का मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसको वेबर भी कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रा क्या होता है, वेबर, याद रखिएगा सर, चुंबकीय फ्लक्स एंड टेस्ला मीटर स्क्वायर कहिए या वेबर कहिए। अब कोई कह दे सुन, चुंबकीय फ्लक्स का बीमा, चुंबकीय फ्लक्स का बीमा हम ऊपर मिटा दे रहे हैं सुन, यहाँ लिख रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स का बीमा, टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रा। अब आपको बताया जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स का बीमा में देखना है सुन डायमेंशन क्या होगा। आप तो देखिए सुन कि फाइव बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी का बीमा आप लोग पहले पढ़े हैं सुन, हम निकाल कर दिखा रहे हैं सुन, बी बराबर क्या, एफ बराबर क्यू वी, बी से बी का बीमा निकाल लीजिए, क्यू वी पढ़े हैं, बी बराबर क्या होगा एफ बाई क्यू वी, बी इज इक्वल टू एफ का एम एल टी के पावर -2, और क्या सुन क्यू का बीमा आई टी, वी का बीमा एल टी के पावर -1, बी इज इक्वल टू एम एल टी, अब बताइएगा सुन टी -1 टी कट गया, एम एल टी -2, एल से एल कट गया, एल से एल कट गया, टी -1 से टी कट गया, तो बचा क्या सुन एम टी के पावर क्या सुन -2, और क्या सुन आई के पावर -1, ये किसका रहा, मैग्नेटिक फील्ड का भी मारा, क्योंकि एम एल टी -2 क्यू के आई टी एल टी -1, तो टी -1 से टी कट गया, एल से एल कट गया, तो एम टी के पावर -2 आई के पावर -1। अब बी के जगह आप बीमा भरिएगा मैग्नेटिक फील्ड की जगह, एम टी के पावर -2 आई के पावर -1, एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर, ए एरिया है, क्या रहा है सुन एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 आई के पावर -1, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या रहा है सुन डायमेंशन रहा बीमा रहा। अब कहीं कहिएगा सुन जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स है स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, उसी तरह चुंबकीय फ्लक्स भी क्या है सुन, चुंबकीय फ्लक्स भी क्या है सुन अदिश राशि है। कौन राशि है सुन, चुंबकीय फ्लक्स क्या है सुन अदिश राशि है, कोई दिक्कत। तो जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स अदिश राशि है उसी तरह क्या है सुन मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या है सुन अदिश राशि है। तो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में आप जाने सुन, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में सतह के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और थोड़ा सा इससे आपको बता देना हम चाहते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स कोई सरफेस हो इसमें, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सरफेस हो, ऐसे इससे मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है, ऐसे मान लीजिए कि 4 गुजरा या 5 गुजरा, तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो कितना है 5 फैल हुआ। लेकिन यही क्या है अगर इस एरिया को एरिया से सतह के लंबवत
तो सतह के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं, बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। ये इसी चीज़ को हम ऐसे कर देते हैं तो अब गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या है, ऐसे ऐसे बाहर आ गया। कई गो है, 3 गो है, क्योंकि सतह से गुजर रहा है 5 गो, लेकिन सतह से कितना गुजर रहा है, 3 गो। तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स कितना है, 3 है। बस में ना, यानी सतह से होकर गुजरने वाले जो बल रेखा है, तो बल रेखा इसमें 1 2 3 4 5 गुजरा, चुंबकीय फ्लक्स 5। इसमें क्या, इस सतह से होकर क्रॉस करने वाला, सतह से होकर गुजरने वाला, सतह से होकर क्रॉस करने वाला चुंबकीय बल रेखा, इस सतह है, इससे होकर कितना बल रेखा जा रहा है, वही क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा। ऐसे झुकाएंगे तो बल रेखा क्या ऊपर से पास कर जाएगी, नीचे से पास कर जाएगी, ऐसे कर देंगे तो बल रेखा इससे नहीं गुजरेगी। समझ रहे ना बात को ऐसे। तो अब रहा है सुन, चुंबकीय फ्लक्स सतह के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। ये सब यूनिफॉर्म के लिए रहा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रहा। लेकिन अगर असमरूप चुंबकीय क्षेत्र की बात हो, तो असमरूप चुंबकीय क्षेत्र की बात हो, चुंबकीय क्षेत्र की बात हो तब क्या कहेंगे इसमें, असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में तब क्या होगा इसमें, तब होगा डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे बी डी ए और इंटीग्रेट करेंगे इसमें। तो अब बताइए डी फाई का इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे इंटीग्रेशन कर देंगे तो असमरूप चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाला चुंबकीय प्लस फाई बराबर ये क्या होगा इसमें, बी डी ए और क्या है इसमें, कॉस थीटा। ये किससे इसमें, असमरूप चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स रहा। अब आपको हम बता रहे हैं इसमें कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में ध्यान रखिएगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो विद्युत और क्या है सुन, कहिएगा सुन कि माइकल फैराडे ने बतलाया कि विद्युत और क्या है चुंबक के बीच, यानी उन्होंने क्या किया, एक कुंडली लिया और एक चुंबक लिया और उन दोनों को सापेक्षिक गति कराया। या तो चुंबक गति हो करे या कुंडली गति करे या दोनों गति करे, लेकिन गति सापेक्षिक होनी चाहिए। तो जब कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। यही घटना क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो अब कहेंगे इसमें कुंडली तथा चुंबक के बीच, कुंडली तथा चुंबक के बीच, चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है इसमें, तो कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, एक कुंडली लिया ऐसे और कुंडली के निकट एक मैग्नेट रखा है ऐसे। तो मैग्नेट अगर रखा हुआ है तब तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैग्नेट को हम भी वेलोसिटी से अगर क्या है इसमें माने गति कराकर क्या है इसमें कुंडली की ओर ले जाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें विक्षेप होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे ऐसे जब ले जाते हैं इसमें तो इसमें एक विक्षेप होता है। किसमें, गैल्वेनोमीटर इसमें जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, इसमें विक्षेप होता है।
तो यह विक्षेप बतलाता है कि इसमें करंट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और इसका जो डायरेक्शन हो जाता है, करंट का जो डायरेक्शन इस प्रकार होता है कि यह एन पोल है तो यहाँ भी एन पोल हो जाता है, यानी क्या होता है, इसमें एंटी क्लॉक वाइज करंट फ्लो हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब चुंबक के एन ध्रुवों को ले जाते हैं कुंडली के निकट, यानी चुंबक और कुंडली के बीच, तो ये कुंडली है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है सर, मैग्नेट है। अगर मैग्नेट रेस्ट में हो तो कोई क्या है सुन, कोई करंट इसमें नहीं फ्लो होता है। लेकिन यही क्या होता है सुन, जब मैग्नेट के एन ध्रुवों को कुंडली की ओर ले जाते हैं तो कुंडली में एंटी क्लॉक वाइज करंट फ्लो होता है। और ये करंट जो फ्लो होता है सुन, एंटी क्लॉक वाइज करंट फ्लो होता है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है। तो यहाँ इसमें देखिएगा, जब कुंडली के निकट मैग्नेट को ले जाते हैं तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। देखिएगा यहाँ मैग्नेट स्थिर है, कुंडली भी स्थिर है, लेकिन जब क्या सुन, चुंबक को कुंडली की ओर ले जाते हैं तो इससे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। जो ले जाते हैं अत्यधिक चुंबकीय बल रेखाएं कुंडली से जुड़ जाती है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन ही कहा, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। प्रेरित धारा इस प्रकार होता है कि नॉर्थ पोल के निकट कुंडली का सिरा नॉर्थ उत्पन्न कर लेता है और इसमें प्रेरित धारा नॉर्थ के कारण एंटी क्लॉक वाइज प्रवाहित होता है। समझ रहे हैं इस बात को। अगर यही क्या होता है सुन, कि जब इसको हटाते हैं सुन, ध्यान रखिएगा, जब मैग्नेट की इन ध्रुवों को हटाते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है सुन, इस कुंडली में इनको जब इधर गति कराएंगे, अगर स्थिर है मैग्नेट, कुंडली के निकट मैग्नेट स्थिर है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जब इनको हटाते हैं सुन, तो उस स्थिति में क्या होता है, तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चेंज होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। और यह धारा जब इन हटता है तो इस स्थिति में इसमें प्रेरित धारा क्लॉक वाइज हो जाता है, अर्थात यह एस ध्रुव उत्पन्न कर लेता है। समझ रहे हैं सुन। ऐसे अब आपको हम बतला रहे हैं यहाँ कि यदि मान लीजिए कि सुन ये कुंडली है और यहाँ क्या सुन, इन ध्रुवों को एस ध्रुव को लाते हैं। किसको लाते हैं, एस ध्रुव को लाते हैं। तो जब एस को लाते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है सुन, एस को लाते हैं तो अभी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण क्या होता है, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। और यह धारा क्या होता है सुन, ऐसे होता है कि यह सिरा एस ध्रुव उत्पन्न कर लेता है। और एस ध्रुव उत्पन्न कर लेता है तो इसमें क्या होता है, क्लॉक वाइज क्या होता है, करंट फ्लो होता है। कौन वाइज, क्लॉक वाइज क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और क्या है, ये क्या आपका गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है या विक्षेप दर्शाता है। लेकिन जब कुंडली के निकट चुंबक स्थिर होता है तो उस स्थिति में इस कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है। अब यही क्या है सुन, यानी एस ध्रुव एन ध्रुव है। अब क्या सुन, कुंडली है सुन ऐसे, और इससे क्या होता है, एस से एन है, इसको हम दूर हटाते हैं सुन। तो जब दूर हटाते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, तो अभी क्या होता है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। और वह जो धारा होता है सुन इस प्रकार होता है कि इसमें क्या होता है, एंटी क्लॉक वाइज करंट फ्लो होता है। और यह
सिरा एन बन जाता है। ध्यान रखिएगा इसमें, जब मैग्नेट के एन को कुंडली के पास लाया जाता है उस स्थिति में क्या होता है, कुंडली में कैसा क्लॉकवाइज करंट, कैसा एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, और यह ध्रुव एंटी क्लॉकवाइज की कहाँ क्या होता है, नॉर्थ बना लेता है। जब मैग्नेट को कुंडली से, मैग्नेट के इन ध्रुवों को कुंडली से दूर हटाया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा जो होता है क्लॉकवाइज हो जाता है। यहाँ जब मैग्नेट के इस ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाता है तो कुंडली में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है। अब रहा स्टूडेंट, जब मैग्नेट के इस ध्रुव को दूर हटाया जाता है एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो कहिएगा इसमें कि कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को ही क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो एक बात सुनिएगा इसमें कि जब बिना सेल के, यहाँ सेल है इसमें, बिना सेल के कुंडली में धारा उत्पन्न होता है और वह धारा प्रेरित धारा कहलाता है। लेकिन जब कुंडली के निकट चुंबक रेस्ट में रहता है तो कुंडली में कोई धारा उत्पन्न नहीं होता है। इससे कह सकते हैं कि जब कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्षिक गति होती है तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या होता है, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा क्या होता है, इसमें उत्पन्न होता है। तो अब आपको बतलाया जा रहा है इसमें कि देखिएगा इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे ने दो नियम दिया। तो फैराडे का जो प्रथम नियम क्या है और दूसरा नियम क्या है। फैराडे ने कहा कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होता है। यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन न हो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है, तो यहाँ क्या कहेंगे इसमें, फैराडे का नियम, तो यहाँ लिखेंगे इसमें फैराडे का प्रथम नियम, इसे क्या कहेंगे इसमें, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो इन्होंने क्या कहा इसमें, फैराडेज फर्स्ट लॉ में फैराडे ने बताया कि फैराडे का प्रथम नियम है कि फैराडे ने कहा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो फैराडे ने बतलाया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन न हो, यदि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन न हो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं
उत्पन्न नहीं होगा। ध्यान रखना है इसमें कि क्या कहिएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कहाँ है, कुंडली में। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कहाँ है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन न हो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ आपको बताया गया है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कहाँ है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन न हो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं होगा। आप लोग इतना ही लिखकर रहने दीजिएगा या इसको भी लिख लीजिएगा। एक ही प्रथम नियम है। क्या सर? प्रथम नियम है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक व प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स जो 5B बताया गया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। यही फैराडे का प्रथम नियम है। अब आपको हम बतलाएंगे इसमें फैराडे का दूसरा नियम। कौन नियम जी? फैराडे का दूसरा नियम। तो फैराडे का दूसरा नियम क्या है, ध्यान से सुनिएगा इसमें। तो अब आपको बतला रहे हैं फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे का दूसरा नियम क्या है, जिसे कहेंगे फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडे का दूसरा नियम क्या है? तो किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर की समानुपाती होता है। तो यहाँ क्या कहिएगा सुन, किसी कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। यानी क्या कहिएगा इसमें, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो E होता है वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर की समानुपाती होता है। यहाँ E समानुपाती d∅dt। यहाँ क्या कर लेंगे इसमें, E बराबर -k d∅dt। ऐसे के प्रयोग विधि से 1 होता है k का मान -d∅dt। एक बात आपको बतला देना चाहते हैं कि माइनस लगा सकते हैं इसमें। माइनस अगला देखिएगा, यहाँ कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, यानी E समानुपाती d∅dt। तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल को किससे लिखते हैं, E से। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो फ्लक्स को फाई से लिखते हैं। परिवर्तन की जब दर आता है तो d∅dt। वेग में परिवर्तन पहले dv/dt। उसी तरह फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है, d∅dt। तो E समानुपाती d∅dt। k का मान 1 होता है। E बराबर हुआ आपका d∅dt। k बराबर 1 की स्थिति में, k = 1 की स्थिति में क्या E बराबर d∅dt। अब आपको कहीं कहीं ऐसे भी मिलेगा, सुन, E बराबर -d∅dt। जो लेंज के नियम पढ़ेंगे तो आगे क्लियर होगा। ऐसे भी आपको मिलेगा तो घबराइएगा। ये बतला रहा है इसमें, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में चेंज का अगेंस्ट करता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निगेटिव साइन बतला रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में चेंज का क्या करता है, विरोध करता है। तो कहिएगा यही चीज़ को भाषा में लिखा गया
किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत बल ई, कुंडली में प्रेरित विद्युत बल ई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। ई बराबर डी फाई बाई डी टी। दूसरा नियम, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, क्या कहेंगे सुन, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, क्या हो सुन, n हो, तो क्या होगा सुन, E इजिकल टू माइनस डी फाई बाई क्या होगा, तो E इजिकल टू क्या लिख देंगे सुन, माइनस n और क्या डी फाई बाई डी टी। क्या सुन, कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो ऐसे लिखेंगे। यह क्या है, फैराडे का दूसरा नियम है। फैराडे का दूसरा नियम बता रहा है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत बल ई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। ई समानुपाती डी फाई बाई डी टी, ई बराबर के डी फाई बाई डी टी, ई बराबर डी फाई बाई डी टी, ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो ई बराबर क्या रहा सु, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये क्या रहा सु, यही ई जो है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है। अब देखिएगा सुन, चुंबकीय फ्लक्स फाई 1 से फाई 2 हो सकता है, बढ़ भी सकता है, परिवर्तन का मतलब बढ़ भी सकता है और क्या सुन, घट भी सकता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में जो चेंजिंग होता है वो क्या होता है, घट भी सकता है और बढ़ सकता है। तो ये क्या रहा आपका फैराडे का दूसरा नियम, याद रखिएगा, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। इसमें एक्सप्रेशन पहला में क्या था कि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होगा। यदि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है सुन, दूसरा नियम बतला रहा है सुन फैराडे का कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो कुंडली में विद्युत बल को ई से, ई समानुपाती डी फाई बाई डी टी, ई बराबर के डी फाई बाई डी टी, ई बराबर डी फाई बाई डी टी, ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, ई बराबर एन डी फाई बाई डी टी। कोई दिक्कत? अब आपको बतलाया जाएगा इसमें कि प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब देखना है इसमें प्रेरित धारा तथा आवेश। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल वी नो दैट क्या है इसमें, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है आप जानते हैं। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E इजिकल टू n माइनस एन डी फाई बाई डी टी लिखे हैं। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ क्या है इसमें, तो E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। आप जानते हैं सुन, प्रेरित धारा क्या होगा, प्रेरित धारा क्या हो जाएगा इसमें, I इजिकल टू ई बाई आर। ई की जगह क्या लिखेंगे इसमें, माइनस एन और क्या डी फाई बाई डी टी और क्या रहा इसमें 1 बाई आर ही ना होगा इसमें, एन डी फाई बाई डी टी 1 बाई आर आई का मान रहा। अब क्या रहा इसमें, तो यहाँ एन बाई आर, इसको आई बराबर क्या कर लेंगे माइनस एन बाई आर और क्या डी फाई बाई डी टी क्या है इसमें, प्रेरित धारा रहा। अब आवेश का बात होता है इसमें, आवेश के लिए क्या करेंगे सर, प्रेरित आवेश, प्रेरित यहाँ क्या कहेंगे सर, प्रेरित आवेश। आवेश को किससे लिखते हैं सर, क्यू से। आप पढ़े आई बराबर क्यू बाई टी, तो यहाँ क्यू बराबर क्या होगा आई टी होता है ना। हम जानते हैं कि आई बराबर क्यू बाई टी, तो क्यू बराबर क्या होता है सर आई टी। तो क्यू बराबर आई टी या तो क्यू बराबर आई टी या क्या करेंगे सर डी टी। तो अब इस स्थिति में हम क्या कर लेंगे सर, या तो यहाँ डी क्यू बाई वी डी टी भी लिखते हैं सर। प्रेरित आवेश आई बराबर क्यू बाई डी टी, ऐसे तो यहाँ क्या लिख लेंगे क्यू बराबर आई इंटू डी टी। क्यू बराबर आई का मान क्या है इसमें, माइनस क्या है इसमें, माइनस से एन बाई आर और क्या है इसमें
तो चार्ज यहाँ क्या लिख लेंगे हम, एन बाई आर, आई के मान यहाँ पुट करेंगे, यहाँ आई डी टी। अब यहाँ क्या है, डी क्यू बराबर आई डी टी, या क्यू निकालना है तो क्यू निकाल, डी क्यू बराबर आई डी टी। तो अब बताइए आई की जगह एन बाई आर डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। और क्या होगा इसमें, यहाँ क्या रहा आपका डी, यहाँ क्या रहा डी टी, तो डी टी से डी टी क्या रहा इसमें, कट गया। तो क्यू बराबर क्या बचा आपका, क्या है एन बाई आर और क्या है डी फाई, ये क्या रहा इसमें, चार्ज रहा, क्या रहा इसमें, चार्ज का मान रहा इसमें कि एन क्या इसमें डी फाई पाई क्या रहा आर, यही प्रेरित आवेश रहा। कोई दिक्कत है इसमें? तो आप यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर एन डी फाई बाई डी टी और प्रेरित धारा आई बराबर ई बाई आर। तो ई का मान एन डी फाई बाई डी टी, आर है तो 1 बाई आर, आई बराबर माइनस एन बाई आर डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ प्रेरित आवेश क्यू, आई बराबर क्यू बाई डी टी, डी क्यू बराबर आई डी टी, क्यू बराबर एन बाई आर डी फाई बाई डी टी से डी टी कट गया, क्यू बराबर एन बाई आर इंटू क्या रहा सुन डी फाई, क्या रहा सुन प्रेरित आवेश रहा। ठीक है, अब आपको लेंज का नियम बताएं, किसका नियम, लेंज का नियम।